हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम कैश बुक का एक आखिरी क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें जो 2-3 टॉपिक्स हैं हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको वो करने होंगे। तो हम बात करते हैं, अब तक जो हम करते आए थे उसमें हम क्या करते थे, किसी बिज़नेस को हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने से हमारे पास क्या होता था, कैश कम होता था। तो हम क्या करते थे, कैश को डेबिट करते थे। किसके थ्रू करते थे? टू कैपिटल। लेकिन यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे मेरी कैश बुक बनती रहती है, हर लास्ट डेट को हम क्या करते हैं, कैश बुक को बंद करते हैं। जैसे मैंने कहा था, क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, फिर वही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए जाकर क्या हो जाता है, ओपनिंग बन जाता है। इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस में हमें स्टार्टिंग में क्या दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा। तो उसी हिसाब से हमने क्या करना है, जैसे हम बैलेंस को बंद करते हैं बैलेंस से CD लिखकर, उसी प्रकार बैलेंस को हम ओपन करेंगे, वो लिखेंगे बाई बैलेंस टू बैलेंस BD करके। तो क्वेश्चन में जो करने वाला उसमें दिया हुआ कैश इन हैंड इज़ 2200 एंड कैश एट बैंक इज़ 50,000। यानी कैश इन हैंड का मतलब जिस डेट को मैं कैश बुक बनाने वाला हूँ मेरे पास कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कितना 2200, और कैश एट बैंक जो दिया हुआ मुझे कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश और बैंक का बैलेंस ओपन करेंगे। और बैलेंस कहाँ ओपन करेंगे हम, डेबिट साइड में। और इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे इसको, टू बैलेंस BD। जब बैलेंस हम बंद करेंगे तो C/D लगाएंगे, और जो बैलेंस हम खोलेंगे तो क्या लगाएंगे, B/D लगाएंगे। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना बताया उसने, 2200, और जो बैंक है उसका हमें कितना बताया गया है, 50,000, यानी कि 50,000 रुपये बैंक का कॉलम बैलेंस से बताया गया। दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो ओपनिंग बैलेंस हम कैसे ओपन करेंगे, टू बैलेंस BD। अब एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कैश इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। जो कैश है उसका हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा। कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। लेकिन बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। उसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक्चुअल में क्या होता है, इसको मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो हमारे बैंक में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, हमारे अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं, 5,000 रुपये, और हमने उसमें खर्च कर दिए, मान लो कितने खर्च कर दिए, 12,000 रुपये। यानी हमने उससे क्या किए, ज़्यादा खर्च कर दिए। थे 5,000 रुपये, खर्च कितने कर दिए हमने, 12,000 रुपये, यानी 7,000 रुपये हमने ज़्यादा खर्च कर दिए बैंक से। तो हमारा जो अकाउंट है ना वो नेगेटिव चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, -7,000 रुपये चला जाएगा। क्योंकि थे 5,000 रुपये, हमने खर्च कितने कर दिए, 12,000 रुपये। तो हम कितने एक्स्ट्रा कर चुके हैं, 7,000 रुपये। तो जो -7,000 रुपये है ये क्या कहलाएगा, बैंक का नेगेटिव बैलेंस कहलाएगा। यानी इसको बैंक का क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोल देंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। यानी बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसा अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ मेरे बैंक से, तो वो क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। बैंक में अगर मेरा पैसा पड़ा हुआ, मेरी एसेट्स है, लेकिन अगर वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है, यानी मेरा अकाउंट नेगेटिव जा चुका है, यानी बैंक का मुझसे मांगता है, तो वो क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो बैंक बैलेंस जब भी आप खोलोगे तो बैंक बैलेंस ज़रूर आपने देखना है कि वो डेबिट में खुलेगा या फिर क्रेडिट में खुलेगा। अगर बैंक बैलेंस है तो मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट में खोलेंगे। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है तो बैंक को कहाँ खोलेंगे, क्रेडिट साइड खोलेंगे। कहाँ पे खोलोगे, बैंक को क्रेडिट साइड खोलोगे अगर क्या दिया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में बैंक बैलेंस था कैश एट बैंक, यानी बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो मैंने डेबिट पे खोला। अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो इसको यहाँ की बजाय कहाँ खोलते, इधर, और क्या लिखते, बाय बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक थोड़ा ध्यान रखना है, कैश हमेशा डेबिट में ओपन होगा, लेकिन बैंक डेबिट क्रेडिट कहीं भी ओपन हो सकता है। उसके बाद अगर सेकंड ट्रांजेक्शन की बात करें, उसमें दिया हो परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000। जो ट्रांजेक्शन है हमारी, कहता है परचेज गुड्स, हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, कितने का, 75,000। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, कितना, 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट 20% हम काउंट करते हैं। 75,000 का 20% कितना हो जाएगा, 15,000, यानी 15,000 रुपये हो जाएगा। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो गुड्स हैं वो कितने की परचेज हो जाएगी, 60,000 की क्या हो जाएगी, परचेज हो जाएगी। हम कर चुके डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंटर नहीं किया जाएगा। तो 75,000 की गुड्स में से 15,000 हमने क्या किए, माइनस कर दिए। तो परचेज कितने की हो जाएगी, 60,000 रुपये की हो जाएगी। साथ में GST भी दिया हुआ है, 6% SGST और 6% CGST एंड पेमेंट मेड बाय चेक। और पेमेंट किससे करें हम, चेक से। तो यहाँ पर GST भी लग रहा है, GST भी हम कर चुके हैं। यहाँ कौन सा GST लग रहा है,
SGST और CGST कितना लग रहा है, 6% लग रहा है। तो कैलकुलेट करो, परचेज अमाउंट कितना है, 60,000 रुपये। अब हम सीधा क्या लेंगे, ये लेंगे, परचेज अमाउंट 60,000 रुपये, 60,000 का 6% 3600, फिर 6% कितना हो जाएगा 3600। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 67,200, यानी हमारी जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी, 67,200 की होगी। इसकी हम जनरल एंट्री कर चुके हैं। अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएं तो क्या बनेगी, जनरल एंट्री से हम आसानी से समझ पाएंगे। इसकी जनरल एंट्री ये बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज है, 60,000 का। उसके बाद जो GST हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट। क्या बोलते हैं, इनपुट। 2 GST यहाँ पे, एक इनपुट CGST और एक इनपुट SGST। दोनों में क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। कितने कितने हैं, 3600। तो 60,000 का 6%, 6 36, 3600 रुपये। 3600 रुपये किसके हो जाएंगे, CGST। और 2 पेमेंट किससे कर रहे हैं हम, चेक से कर रहे हैं। तो 2 में क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, गोज आउट हो रहा है, बैंक से जा रहा है। तो टोटल मिला के 60,000 ही है और 7200 ही है, यानी कितने की पेमेंट कर दी हमने, 67,200। कितनी पेमेंट कर चुके हम, 67,200 की पेमेंट हम कर चुके हैं। अब जनरल एंट्री हम देखें तो बैंक क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि पेमेंट हो रही है। तो बैंक क्या हो जाएगा, गोज आउट। तो हम कैश बुक के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो बैंक क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, बैंक में लिख देंगे, पेमेंट बैंक से हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है बैंक की एंट्री है, बिल्कुल है, पेमेंट हो रही है। हमने देखना है डेबिट में लिखे या क्रेडिट में लिखे, दिस इज द पेमेंट, इज द पेमेंट, हम पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट साइड यानी कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। अब पेमेंट 3 तरह से हो रही है, कुछ पेमेंट परचेज की हो रही है, कुछ पेमेंट इनपुट CGST की, और कुछ पेमेंट किसकी हो रही है, इनपुट SGST की। तो ये तीनों पेमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, बाय परचेज अकाउंट, बाय SGST अकाउंट, बाय CGST अकाउंट। तो इस तरह से ये पेमेंट हमारे पास आएगी। और कौन से खाने में, बैंक में। तो 60,000 रुपये हमने क्या हुआ, परचेज हो गया, 3600 किस चीज़ की हो गई, SGST की हो गई, और 3600 किसके हो गए, CGST के हो जाएंगे। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी परचेज करने की। तो GST का टॉपिक पहले नहीं हुआ था, तो ये GST के लिए मैंने लिया हुआ है। उसके बाद अगली यहाँ पे मैंने डेट के कॉलम नहीं बनाए हुए, जगह मेरे पास कम थी, तो इसलिए आप डेट का कॉलम जरूर बना के चलें। और नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000। अब बात कर रहे हैं गुड्स सोल्ड करने की। गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, सेल कर रहे हैं, गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, कितने वर्थ का, 40,000 का। इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट। कहते हैं सोल्ड ऑफ गुड्स 40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 15%, 15% क्या उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 15%। तो 40,000 का 15% आ जाएगा हमारे पास 6,000। कितना आ जाएगा, 6,000। तो कितना हो जाएगा, 3600। इसका मतलब 36,000 आ जाएगा, सॉरी। तो इसका मतलब सेल कितनी आ जाएगी हमारे पास, 36,000। सेल कितनी आ जाएगी, 36,000 विद IGST। किसके साथ है ये, IGST के साथ है, IGST। और IGST कितना परसेंट है यहाँ पर, 12% है। कितना परसेंट है, 12% है। CGST, SGST, IGST हम कर चुके हैं। IGST का मतलब ये अदर स्टेट में सेल हो रही है। तो 12% किसका, 36,000 का 12%, 36,000 का 12%। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, इट इज़ 0। 12 6 72 का 2 बचा 7, भारतीय 36, 36, 36 और 7 43, 4320 रुपये, 4320 रुपये। इसका मतलब कुल मिला के 40,300, सॉरी 34,000 हुआ ही। मैंने यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पर 34,000 आएगा, क्योंकि 6,000 डिस्काउंट करने के बाद 34,000 रुपये। तो 34,000 की सेल हो गई। 34,000 का 12% क्या है हमारा, टैक्स लग रहा है। 12 चौक 48 का 8 बचे 4, भारतीय 36, 36 और 4 40, 4,080। तो 4,080 मेरा क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो टोटल जो पैसे मेरे पास आएंगे कितने आएंगे, 38,080 रुपये। IGST इकट्ठा लिखा रहेगा, अलग अलग नहीं लिखेंगे। इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेल की एंट्री। पेमेंट आ रही है, और पेमेंट किससे आ रही है, चेक से आ रही है ना। तो चेक से आने का मतलब बैंक क्या हो गया हमारे लिए, कम्स इन हो गया। बैंक आ रहा है, किस चीज़ का पैसा आ रही है, सेल्स अकाउंट हम एंट्री कर चुके हैं, और विद टैक्स भी। और इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट क्रेडिट होगा। तो बैंक में हमारे पास कैसे पैसा कितना आएगा, 38,080 रुपये। उसमें से
34,000 रुपये हमारे किसके हो गई, सेल के हो गए, और 4,080 रुपये हमारे किसके हो गए, जीएसटी के हो गए। इसका मतलब ये एंट्री हम कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट में, क्योंकि सेल करने से पैसा हमारे पास आ रहा है। तो बैंक में कितना आ रहा है, 38,080 रुपये किस से आ रहा है, सेल से आ रहा है 34,000 रुपये, और जीएसटी से कितना आ रहा है, 4,080 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक इज कम्स इन, बैंक क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, एक सेल्स के थ्रू और एक आउटपुट आई जीएसटी के थ्रू। तो सेल से कितना पैसा हमारे पास आया, 34,000 34,000 रुपये, और 4,080 रुपये हमारे पास किससे आए, आउटपुट आई जीएसटी। तो जीएसटी की एंट्री सबसे करेंगे हम। अगर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगी, परचेज कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगी, परचेज अमाउंट विद जीएसटी, सेल्स अमाउंट विद जीएसटी। और अगर ये सेल ऑन क्रेडिट उधार होती तो कैश की ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते। उसके बाद 5 जून की एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश, यानी नरेश से हमें क्या मिला, चेक मिला 1,000 रुपये का, हमें नरेश से क्या मिला, चेक मिला। तो मैंने यहाँ पे फोकस करने के लिए बोला था, एक यहाँ पर एक कॉन्ट्रा एंट्री में। अगर मुझे नरेश से चेक मिला है तो मुझे ये देखना होता है कि वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया। अगर मुझे चेक मिला है, मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री लेके आ जाएंगे। लेकिन अगर वो चेक मैंने बैंक में जमा नहीं करवाया, इसका मतलब वो एंट्री हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो चेक इन हैंड के नाम से होगी। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या नरेश ने वो चेक जमा करवाया या नहीं करवाया। थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं। 5 जून की एंट्री, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश, और 8 जून को दिया हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश एंड ड्रॉस टू सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,050। यानी 5 तारीख को हमें नरेश से चेक मिला था, 5 तारीख को तो चेक मेरे पास आया, और 8 तारीख को, यानी 3 दिन बाद वो चेक एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि कहीं से मुझे चेक मिला, मैंने किसी से पैसे लेने थे, और वही चेक मैंने किसी और को दे दिया जिसने मुझसे पैसे लेने थे। यानी कहीं से मुझे चेक मिला, मैंने किसी और को पकड़ा दिया, तो ये एंडोर्समेंट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो चेक मिला था नरेश से, एंडोर्स कर दिया, क्या कर दिया उसको, एंडोर्स कर दिया, यानी कि वहाँ दे दिया। इसका मतलब मेरे को जब नरेश से चेक मिला 5 जून, मैंने बैंक में जमा नहीं करवाया, और वही चेक मैंने क्या किया, एक थर्ड पर्सन को दे दिया। इसका मतलब जो ये चेक आया था एक्चुअल में बैंक में एंटर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों ही एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि ये एक्चुअल में बैंक में चेक पहुंचा ही नहीं। तो 5 जून और 8 जून की एंट्री यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 10 जून, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मिस्टर मोहन, इसका प्रोपराइटर है 100 रुपये। तो पे किया, पेमेंट किया, तो पेमेंट क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे। उसने कहा 100 रुपये पे किए हैं, तो ये नहीं बताया किस चीज़ के हैं, तो कैश का मान के चलेंगे बाय। अब याद रखना उसने क्या पे किया, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ का मतलब उसके खुद की लाइफ का है। प्रोपराइटर का जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है, इट इज़ अ ड्राइंग, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग बोलते हैं। देन ये पेमेंट हो रही है, तो कहाँ लिखोगे, पेमेंट साइड में, और किस नाम से लिखोगे, बाय ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब ये पैसा पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हुआ है, तो इसको क्या कहोगे, ड्राइंग बोलोगे। तो पेमेंट है, बिल्कुल सिंपल एंट्री। उसके बाद रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹750, यानी पवन था, उससे हमें फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह चलता है। उसका अकाउंट था 750 रुपये का, और चेक कितना मिला मुझे, 700 रुपये का। तो 700 रुपये का चेक मिला 13 तारीख को, और डिस्काउंट कितना दिया हमने, 50 रुपये, यानी 750 रुपये का उसका क्या है, अकाउंट था, और चेक मिला कितना मुझे, 700 रुपये का। तो 50 रुपये क्या हो जाएगा, उसका डिस्काउंट हो जाएगा। 50 रुपये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अगर मैं एंट्री बनाए तो एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि पैसा हमें मिल रहा है, कितने मिल रहे हैं, 700, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 700, और डिस्काउंट हम दे रहे हैं 50 रुपये, तो आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट 50 रुपये, बैंक डेबिट 700, डिस्काउंट अलाउड 50 रुपये। टू कौन से पर्सन से मिल रहा है अपने को, वो ये हमने मिल रहा है अब पवन से मिल रहा है, तो 2 पवन। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट 700 रुपीज़, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम, एक्सपेंसिव डेबिट करेंगे 50 रुपीज़, 2 पवन में कितना है, 750 रुपये। लेकिन यहाँ पर कॉलम सिर्फ किसका, बैंक का है, तो सिर्फ हम 700 रुपये की ही एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो हमारे पास पैसा क्या हो रहा है, चेक मिल रहा है, किससे मिल रहा है, पवन से मिल रहा है, तो 2 पवन अकाउंट। चेक मिल रहा है, तो चेक यानी कहाँ जाएगा, बैंक वाले खाने में आ जाएगा। तो 700 रुपये का चेक हमें क्या हुआ, पवन से मिल गया। 13 जून की एंट्री है, चेक मिल गया, कुछ नहीं बोला हुआ तो मान के चलेंगे हमने चेक बैंक में जमा करवा दिया था, यानी चेक के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ तो मान के चलेंगे चेक बैंक में हमने जमा करवा दिया। तो 13 जून को हमने चेक बैंक में जमा करवा। ध्यान रखना 750 रुपये, लेकिन चेक कितने का मिला है, 700 का ही मिला है, तो 700 की एंट्री होगी, 750 की नहीं होगी। तो 13 जून को चेक मिला, और 16 जून को क्या हुआ, पवन चेक रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक। अब देखो डिसऑनर का मतलब क्या होता है, जैसे हम चेक बैंक में जमा करवाते हैं, कई बार चेक कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने की कई वजह हो सकती है, चेक में कटिंग हो तो चेक कैंसिल कर देगा, या फिर डेट ओवर हो जाती है, 3 महीने का चेक होता है, 3 महीने के बाद चेक में जमा कराता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा। तो चेक कैंसिल होने की कई वजह हो सकती है, क्या पता अगले के खाते में पैसे ना हो,
लो बैलेंस हो तो भी चेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, हम इसको जनरल एंट्री से समझते हैं। तो जब हमें चेक मिला था पवन से, तो हमने एंट्री क्या बनाई, पवन से चेक मिला और चेक हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो जनरल एंट्री हम क्या बनाते हैं उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन, बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन। यानी ये एंट्री कौन सी है, 7 जून की है, और 13 जून की एंट्री है। एंट्री कब की है, 13 जून की। और 16 जून को क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, वो चेक वापस कर दिया। क्योंकि जो चेक हम जमा करवाते हैं ना, हम जिस दिन चेक बैंक में जमा कराते हैं हम तो एंट्री कर देते हैं, लेकिन चेक को प्रोसेस होने में टाइम लगता है, 1 से 2 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं। तो 2 या 3 दिन बाद मुझे पता चला कि चेक बैंक ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब जो पैसा मैंने बैंक में डेबिट किया हुआ 700 रुपये, एक्चुअली वो डेबिट हुआ ही नहीं, क्योंकि क्या चेक क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो अगर मेरा चेक कैंसिल हो जाता है यानी क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो इसी एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री को अगर रिवर्स कर दे तो क्या बन जाएगा, पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपये से, उसी चेक से 700 रुपये से क्या करेंगे, एंट्री को हम उल्टा कर देंगे। जो ये बात तो होगी जर्नल की। चेक रिसीव हुआ तो एंट्री क्या हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन, ये रहा। और ये चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे, यानी पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी इसी एंट्री को हम डेबिट से वापस क्या करेंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, उल्टी एंट्री लिख देंगे। यानी पवन के नाम से हमने इसको क्या किया था, डेबिट किया था, और पवन के नाम से ही हम इसको क्या करेंगे, वापस क्रेडिट कर देंगे। तो पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पवन, और चेक डिसऑनर हो जाता है तो वापस क्या करो, पेमेंट साइड में उसकी एंट्री कर देंगे। रिवर्स एंट्री कर देंगे तो चेक डिसऑनर की एंट्री बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 16 जून। और 20 जून को कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला बिल्कुल आखिरी है, काफ़ी क्वेश्चन में ये मिलेगा हमें। कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक, कहता है बैंक में पैसा जमा करवा दो। तो बैंक में पैसा अगर जमा करवाते हैं तो कौन सी एंट्री हो जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है। क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो कहाँ से करवाएंगे, कैश इन हैंड में से। तो बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं तो कौन सी एंट्री हो जाएगी, कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ आती है, दोनों तरफ आती है। तो कॉन्ट्रा एंट्री को हम दोनों साइड लिखेंगे। कितना पैसा जमा करवाना है, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस रुपीज़ 250। समझना यहाँ पे, कहते हैं बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस 250, यानी कैश का बैलेंस जो ज़्यादा होगा 250 रुपये से। यानी जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 250 रुपये तो मुझे रखने हैं, बाकी जो होंगे मैं क्या करूँगा, कैश जमा करवा दूँगा। यानी हमें यहाँ पर क्या देखना है, बैलेंस देखना है। किसका, कैश का बैलेंस देखना है। तो कैश का बैलेंस हम यहाँ पर देखते हैं, या फिर आप एक बात करो, यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं एक बार। हम एक बार इनका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ का टोटल कितना आ गया, 2200 रुपये। अब एक एंट्री पेंडिंग है, हम टोटल कर रहे हैं, उसके बाद हम टोटल करते हैं इसका। 50,000, 34,000, 84, 84 और 4 88, 88,780। कितना आ गया, 88,780 रुपये। इस साइड का टोटल कितना आ गया, 100 रुपीज़। ये आ गया 60,000, 60,000, 60 और 7 67,200 और 700, ये आ गया 67,900 रुपये। यानी हमने दोनों तरह साइड का क्या किया, टोटल कर लिया। अब कैश बैलेंस हम देखते हैं कितना है। कैश का डेबिट बैलेंस कितना है, मैं कैश बैलेंस की बात कर रहा हूँ। कैश का डेबिट बैलेंस कितना है, 2200 रुपये। कैश का डेबिट बैलेंस कितना है, 2200 रुपये। क्रेडिट बैलेंस कितना है, 100 रुपीज़। तो इसका मतलब कैश का जो बैलेंस है वो कितना है, 2100 रुपये है। जो कैश का बैलेंस है वो कितना है, 2100 रुपये। अभी हमारे पास कैश बैलेंस कितना है, 2100। वो कहता है डिपॉजिट इनटू द बैंक, कहता है बैंक में जमा करवा दो एक्सेस ऑफ रुपीज़ 250। यानी 2100 में से कहते हैं 250 रुपये से जो ज़्यादा है, तो 2100 में से अगर हम 250 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 2100 में से अगर हम 250 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 1850 रुपये बच जाएगा। यानी ये कहता है जितना भी मेरा कैश का बैलेंस है एक्सेस ऑफ 250, यानी 250 रुपये से जितना भी ज़्यादा है वो क्या करेंगे, बैंक में जमा करवा देंगे। तो लास्ट में पता चलेगा कैश का बैलेंस निकाला हमने, कितना आ गया 2100। 2100 में से 250 रुपये हमें रखना है, कैश इन हैंड 250 रुपये रखना है। 250 घटा कर कितना बचा, 1850। ये 1850 रुपये मुझे क्या करना है, बैंक में जमा करवा देना है। तो इस 1850 रुपये की क्या बन जाएगी,
कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। तो 1850 की हम क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे। वो एंट्री अब हम यहाँ पर बना कर चलते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री हम बना रहे हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, एक चीज़ डेबिट हो जाएगी, दूसरी चीज़ क्रेडिट हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए, हम कैश क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो बैंक इज़ डेबिट, कैश इज़ क्रेडिट। तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बैंक हो जाएगा डेबिट कितने रुपए से, 1850 रुपये से। बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बैंक डेबिट हो कितने रुपए से, 1850 रुपये से। किसके थ्रू, टू कैश के थ्रू। क्या लिख दोगे, सी, यानी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक को तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने रुपए से, 1850 रुपये से। किसके थ्रू, बाय बैंक के थ्रू। किसके थ्रू हो जाएगा, बाय बैंक के थ्रू। इट इज़ द कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो आखिरी में मुझे बैलेंस बंद करके मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने पैसे जमा कराने हैं। कहते हैं 250 रुपये के बाकी जमा करा दो, तो ये बाद में पता चलेगा मुझे। तो 1850 रुपये मैंने बैंक में जमा करवा दी। अब हम क्या करेंगे, दोनों की बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम, बाय बैलेंस CD। कौन से लिखते हैं, बाय बैलेंस CD। अब कैश का बैलेंस मेरा कितना बचेगा, 250 ही बचेगा। चेक कर सकते हो कितना है यहाँ पर, 2200 रुपये। 2200 में से 100 और 1850, टोटल कितने हो गए, 1950। तो 2200 में से अगर मैं 1950 को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 250 बचेगा। कितना बचेगा, 250। 2200 में से अगर हम 1950 को माइनस कर दें तो कैश बैलेंस कितना बचेगा, 250 बच जाएगा। तो ये मेरा आ गया कैश बैलेंस। अब बात करते हैं बैंक की। बैंक में कितना था, 88,780। कितना था, 88,780 प्लस अभी हमने कितना जमा करवाया, 1850 रुपये। तो कितना हो गया, 0, 8 5 13 का 3, 8 7 15 1 16 का 6, 8 9 और 1 हासिल 10, 90। तो 88,780 था, 1850 अभी जमा करवाया, तो कितना हो गया, 90,630 माइनस क्रेडिट साइड यानी पेमेंट कितनी कर चुके हम इसमें से, 67,900। इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 30। 1 कैरी हो जाएगा, 16 में से हो जाएगा 7, 9 में 7 गया 2, 8 में 6 गया 2। तो कितना बचेगा, 22,730 रुपये। तो बैंक बैलेंस कितना बचेगा, 22,730 रुपये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, फाइनल टोटल कर देंगे डबल लाइन के साथ। तो यहाँ का टोटल कितना आ गया, 2200 रुपये। यहाँ का टोटल कितना आ गया, 90,630 रुपये। यहाँ भी अगर हम बात करें तो यहाँ का टोटल भी कितना आ गया, 2200 रुपये। और यहाँ का टोटल भी कितना आ गया, 90,630 रुपये। तो ये हमारी कैश बुक कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें एक्चुअली 2 पॉइंट्स के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था। एक तो GST की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, और दूसरा ये जो आखिरी टॉपिक था कि जो कैश वो बताएगा कि इतना कैश रख के मुझे कैश जमा करवाना है। तो ये टॉपिक काफ़ी क्वेश्चन में होगा, इस रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा, आपको कंप्लीट करना है। और एक चेक डिसऑनर की एंट्री भी मैंने यहाँ पे बता दी है। और एक एक्स्ट्रा भी आया था, एंडोर्स कर देना, यानी एक चेक मिला और उन्हें दूसरे को दे दिया, तो चेक वो बैंक में गया नहीं तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैश बुक को करेंगे। तो अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। किसी भी टॉपिक में किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसकी सोल्यूशन को कंप्लीट करूँगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मीट अगेन विद न्यू चैप्टर।